हेलो, ये है नीट पीवाईक्यू सीरीज जिसमें हम एक सिंगल वीडियो में पिछले 33 इयर्स में नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैग्नेटिज्म और मैटर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस इस एक सिंगल वीडियो में कर लेंगे। इसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग यहाँ पर पहली बार आए उनको बता दो, मेरा नाम है विक्रांत किराल, मैंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। और बस वीडियो को शुरू करते हैं। अब शो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, इस सीरीज के सभी कलरफुल नोट्स और सारे के सारे वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिए आपको आ जाना है। एक ही लिंक है bit.ly/physicsandgame, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे के सारे वीडियोस आपको इस तरीके से लाइन से मिल जाते हैं और सारी PDF भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आ जाओ लिंक पे bit.ly/physicsandgame। बदले में आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को शेयर कर देना। शेयर करोगे विद #physicsandgame। डोंट फॉरगेट टू टैग मी। और इसके अलावा मुझे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी फॉलो करो इस तरीके से, ताकि जब भी मेरी कभी लाइव क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। मेरे प्लस कोर्सेज भी जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं, तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पे ही अवेलेबल है। डाउनलोड करो, उसके बाद अपना फ्री अकाउंट बनाओ। एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। एब्सोल्युटली फ्री अकाउंट बनाओगे, उसके बाद सर्च करना पड़ेगा आपको VIKRANT विक्रांत। मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी इस तरीके से, यहाँ पे टच करना। उसके बाद आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, फॉलो का बटन दबा देना, यहाँ नीचे सब्सक्राइब का भी बटन दबा दो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस तरीके से आप मेरी एग्जिस्टिंग क्लासेस भी देख सकते हो जो पहले होती थी। और उसको देखने के लिए, किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको पहले अपना फ्री प्लान अनलॉक करना पड़ेगा। अगेन इट्स फ्री। फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए आपको एक इनवाइट कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि फिर से मेरा नाम ही है VIKRANT। ऐसा करके आप अपना फ्री प्लान अनलॉक कर लोगे और इस तरीके से मेरी क्लासेस को देख पाओगे। प्लस कोर्सेज भी आप देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे क्या हैं? देखो, फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है इस दुनिया में, लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते कई बार आप गलत जगह भी पहुंच जाते हो या कई बार ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसीलिए काफ़ी ज़रूरी है कि सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए, इधर उधर भटकना ना पड़े। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खास करके जब हमारे पास समय की कमी होती है, ऐसे में हमें दर दर भटकना ना पड़े, सब चीज़ें स्ट्रक्चर्ड तरीके से लाइन से हमें मिल जाए। तो इसलिए प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत काम आता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की टॉप फैकल्टी लाइव पढ़ाती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और बैचेज होते हैं, जो कि हर हफ्ते नए नए बैचेस लॉन्च होते हैं। तो आप अपने डाउट से पूछ सकते हो, लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो, बहुत सारे टेस्ट क्विज दे सकते हो। तो प्लस सब्सक्रिप्शन से आपकी रैंक बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा और एक सब्सक्रिप्शन होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन वाले सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, साथ में आपको मिलता है स्टडी प्लानर और पर्सनल कोच। पर्सनल कोच एक पर्सनल मेंटर है जो आपको गाइड करेगा। आपको सही दिशा दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप में भी बहुत एनर्जी है, लेकिन उसको आप जगह जगह वेस्ट कर सकते हो। तो किस चीज़ को कैसे क्या पढ़ना है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, आपके हिसाब से टेलर मेड आपके लिए सही एडवाइस आपको मिलेगी पर्सनल कोचिंग में। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आप प्लस या आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन लोगे, तब आपको मेरा कोड यूज़ करना है VIKRANT। उससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आप 2 साल का, 1 साल का या 1.5 साल का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 2 साल का एक्चुअली सबसे सस्ता पड़ता है अगर पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो। ओके, तो यूज़ करना मेरा कोड और हम पढ़ेंगे साथ में लाइव मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस में या फिर मेरे प्लस कोर्सेज में। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब इस क्लास को शुरू किया जाए। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हमारे पास इस तरीके से जो बार मैग्नेट होती है उसको भी हम एक मैग्नेटिक डायपोल मानते हैं। हमने ऐसा थ्योरी में पढ़ा था। अगर हमारे पास यहाँ पर बार मैग्नेट नहीं होती, मान लो एक लूप होता है जिसमें N टर्न्स हैं और उसमें कुछ करंट जा रहा है और उस लूप का भी कुछ एरिया होता है, तो उसका भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारे पास, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं NIA। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I यहाँ पे जो करंट है और A उस कॉइल का एरिया हो जाता है। जैसे कि सर्कुलर है तो πr²। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का डायपोल होता था तो वो क्या होता था, P = Q × L। यहाँ -Q, यहाँ +Q होता था, बीच में L डिस्टेंस होता था। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल इस तरीके से डिफाइन करते थे। सिमिलरली हमने मैग्नेटिक डायपोल भी डिफाइन कर दिया। यहाँ पर हमने QM का यूज़ किया है, जिसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पर अगर एक मैग्नेटिक मोनोपोल होता पॉजिटिव, यहाँ पर मैग्नेटिक मोनोपोल होता नेगेटिव। रियल लाइफ में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मान लो ऐसा होता तो हम उससे भी मैग्नेटिक मोनोपोल को
डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे आप एनालॉगस मेथड आप इसको समझ सकते हो। उससे सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में सारी चीजें हो जाती हैं। ओके, हमें पता है कि इस एक्सिस पे ये अगर हमारा डाइपोल है, जिसको हम इस तरीके से बताते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता हुआ, तो इसके एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको हम एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, और इन सभी पॉइंट्स को जो कि परपेंडिकुलर होंगे उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट्स। किसी भी एक्सियल पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो हो जाता है B इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन आर क्यूब। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले से बहुत ज्यादा सिमिलर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर हमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलता था उसकी वैल्यू आती थी 2kp अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर बस वो k की जगह हो गया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह हो गया है m। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। सिमिलरली किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी तरफ आता था और उसका हमारे पास फॉर्मूला आता था -kp अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर k की जगह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह आ जाएगा m जो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और आर क्यूब की जगह तो आर क्यूब ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है B इज इक्वल टू -म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। माइनस क्यों आया? क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल इस तरफ पॉइंट कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर उल्टे डायरेक्शन में, इसलिए हमें माइनस का यूज करना पड़ता है। इन फॉर्मूलों से बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमने देखा था कि हमारे पास कोई भी लूप होता है उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है NIA। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। फॉलोइंग फिगर शो द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास कुछ बार मैग्नेट्स हैं जिनको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में रखा है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। ठीक है, विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा? हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं। तो पहली बात तो साउथ से नॉर्थ की तरफ हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। सभी का मैग्नीट्यूड भी बराबर है जिसकी वैल्यू हमें दी गई है m, लेकिन सबके डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पर हमारे पास मान लो एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर इस तरफ है। यहाँ पर एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है। यहाँ पर एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, और यहाँ पर एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर थोड़ा इधर है। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया है वेक्टर एडिशन का। अगर हमारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं तो उन दो का सम कब सबसे ज्यादा होता है? जब उनके बीच का एंगल सबसे ज्यादा कम हो। जैसे अगर दोनों का ही डायरेक्शन सेम होता तो वो वाले का सबसे ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता, लेकिन यहाँ पर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर तो एक्चुअली वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर रिजल्टेंट सबसे ज़्यादा हमारे पास इस केस में आने वाला है, इसीलिए सी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है और सी को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। ध्यान देना, प्रीवियस इस क्वेश्चन में कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर सी होता है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के आगे वो सी लिख देते। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आप सही सॉल्व करोगे लेकिन ऑप्शन गलत मार्क कर जाओगे, तो इस बात का हमें ध्यान देना होता है। अगला सवाल देखते हैं। A bar magnet of length L and magnetic dipole moment capital M is bent in the form of an arc as shown in the figure। ठीक है, हमारे पास एक बार मैग्नेट थी जो कि स्ट्रेट रही होगी, अब उसको मोड़ दिया गया इस तरीके से। अच्छा, जब हम इस तरीके से मोड़ेंगे तो क्या चीज होगी जो कांस्टेंट रहती है? इसकी टोटल लेंथ L। यहां पर भी मुड़ने के बाद उसकी लेंथ उतनी रहने वाली है। द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? देखो, m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसको हम लिख सकते हैं qm इंटू l, जो कि ओरिजिनल हमारे पास इस तरीके से लेंथ रही होगी। हम अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है, ऐसा असलियत में नहीं होता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्लस qm पॉजिटिव मैग्नेटिक डाइपोल है, यहाँ पर माइनस qm नेगेटिव मैग्नेटिक डाइपोल है। रियल में ऐसा नहीं होता है, मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है L तो हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का आंसर ये आ जाता है, जिसकी वैल्यू हमें m दी है। लेकिन अब हमने उसको मोड़ दिया, तो ये वाली लेंथ तो जरूर L है, लेकिन यहां से यहां तक ये वाली जो लेंथ है वो L से कुछ कम हो जाएगी। तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में qm तो उतना ही रहेगा, ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी।
तो हमारा फाइनली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कुछ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाता है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो हमारे पास ये जो लेंथ थी, ये वाली लेंथ है L, लेकिन हमें पता करना है कि हमारी ये नई वाली लेंथ ये कितनी है, उसको मैं बोल देता हूं L डैश। हमें साथ में बताया गया है कि ये किस तरीके से सर्किल की आर्क है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर है, और सेंटर पे हमारे पास इस तरीके से देखो, सेंटर पे बोला जा रहा है कि 60 डिग्री का एंगल है। अच्छा, क्योंकि ये सर्किल है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होंगी, जो कि रेडियस के बराबर होंगी। क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे, और उन दोनों का और इसका सम मिलाकर के टोटल 180 होना चाहिए। तो इससे पता चल जाता है हमें कि ये वाले एंगल भी आ जाते हैं 60 डिग्रीज, राइट। जैसे ही 60 डिग्री आ गए तो हमारे पास हमें पता चल जाता है कि L डैश इज इक्वल टू R। ये सभी साइड्स बराबर हैं, लेकिन हमें पता करना है इस कैपिटल L और इस छोटी l में अंतर, रिलेशन क्या है। देखो, ये है हमारी आर्क लेंथ, आर्क लेंथ की वैल्यू है L, तो हम लिख सकते हैं आर्क लेंथ L इज इक्वल टू R थीटा, R इंटू ये वाला एंगल थीटा, और थीटा हमें रेडियन में यूज करना है, तो R इंटू पाई बाय 3। ओके, R को हम लिख सकते हैं L डैश, तो ये हो जाएगा L डैश इंटू पाई बाय 3। तो L डैश की वैल्यू हो जाती है 3/पाई टाइम्स L, और हमारा जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जिसको हम बोल रहे हैं M डैश की वैल्यू हो जाती है +QM इंटू L डैश, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 3/पाई टाइम्स M। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अब हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आ गया है। नया कॉन्सेप्ट है टॉर्क एंड एनर्जी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल के साथ देखा था। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट होता था। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होने वाला है। ओके, किसी भी समय मान लो हमारे पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है B, तो हमारे डाइपोल का कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है। वो या तो इसके डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, या उसके परपेंडिकुलर हो सकता है, या किसी एंगल थीटा पर हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। टॉर्क क्यों लगता है? टॉर्क इस तरीके से लगता है कि इस मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड अपने दिशा में घुमाने की कोशिश करता है। इस केस में हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, और इसी को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमारे पास यहां पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है। टॉर्क का फॉर्मूला भी होता है टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। ये याद रखना, पहले M होता है बाद में B होता है, M क्रॉस B है, B क्रॉस M नहीं है। और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो हो जाता है MB साइन थीटा, अगर उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। यहाँ हम देते हैं थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आती है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम है। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कर दो, यानी इसको हमने उल्टा घुमा दिया, पूरा इस तरीके से कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो भी साइन 180 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0। तो ये फिर से टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन हमें पता है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर वो थोड़ा सा भी इस तरीके से एंगल हमने उसको रोटेशन दिया तो वो पूरा वापस सामने की तरफ यानी इस तरफ आ जाने वाला है। तो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पॉइंट पे। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर लग रहा है कुछ टॉर्क। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हार्मोनिक मोशन हमारे पास हो सकता है। उसका टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं, T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट I/mb। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो हमारे पास एक बार मैग्नेट है, तो वो एक रॉड है जो कि उसके एक्सेस मतलब सेंटर पे इस तरीके से रोटेट कर रही होगी, तो उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12 जो होता है, डिवाइडेड बाई m जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और b मैग्नेटिक फील्ड। इससे हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी वही है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, वहां होता था -p.E, यहाँ पर -m.b हो जाता है। यहाँ पर भी सेम चीज, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो यू को हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू -mb cos थीटा। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट
capital M is placed in a magnetic field of induction B, the torque exerted on it is। सीधा सीधा सवाल उठ करके आ गया, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है हमारे पास। यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है टॉर्क की वैल्यू होती है M क्रॉस B, तो ऑप्शन इज C। अगला सवाल, a bar magnet of magnetic moment M is placed at right angle to a magnetic induction B। तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास ये बार मैग्नेट इस तरीके से रखी हुई है। If a force F is experienced by each pole of the magnet, the length of the magnet will be। अच्छा, फोर्स F लग रहा है, हमें बोला जा रहा है कि इसके ईच एंड पे फोर्स लग रहा है F। वैसे तो हमें पता है ये एक डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट पे नेट फोर्स की वैल्यू हो जाती है 0, लेकिन इसके ऊपर टॉर्क कुछ ना कुछ होता है, टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फोर्स होगा, इधर लग रहा होगा, इस पे इधर लग रहा होगा, उन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड F है। बताओ वो फोर्स कितना है? जल्दी से इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑलराइट, हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। यहाँ पर क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू आ जाती है सिंपली MB, या फिर यहाँ पे अगर वैल्यू दी है कैपिटल M तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल M। टॉर्क की वैल्यू आ गई। अच्छा, हमने रोटेशनल जब पढ़ा था चैप्टर तब हमने पढ़ा था अगर हमारे पास इस तरीके से रॉड है, इस पे फोर्स लग रहा है F, इसकी लेंथ है L और इस पे लग रहा है फोर्स F, तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू, उसकी वैल्यू हो जाती है F इंटू लेंथ L। तो हमसे जो लेंथ L पूछी है उसकी वैल्यू हो जाती है MB डिवाइडेड बाय F। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। A coil in the shape of an equilateral triangle of side L is suspended between the pole pieces of a permanent magnet such that magnetic field B is in the plane of the coil। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी एक कॉइल बना दी है। वो इस तरीके से है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड B है, हमारे पास अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल भी इसी प्लेन में है, सेम प्लेन में है। तो हमारे पास कॉइल का एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, या तो इधर होएगा या इधर होएगा। तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो यहाँ पर एक्चुअली मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। इफ ड्यू टू अ करंट I in the triangle a torque tau acts on it, the side L of the triangle is। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है? इसको ऐसे सॉल्व करना है हमें, टॉर्क इज इक्वल टू MB, M की वैल्यू हो जाती है NIA जो हमारा फॉर्मूला था। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ कि हमारे L की वैल्यू कितनी आ रही है। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं। हमारे पास टॉर्क की वैल्यू है M क्रॉस B। टॉर्क की वैल्यू तो टॉर्क के बराबर ही लग रहा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? N इंटू I इंटू A। करंट की वैल्यू हमें I दी हुई है, यहाँ पर N यानी नंबर ऑफ कॉइल्स का कोई जिक्र नहीं है तो उसकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे। N की वैल्यू हो जाएगी 1। और एरिया क्या होता है? हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है L। अभी इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। अगर इसकी साइड ये L है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाली जो हाइट हो जाती है हमारे पास L इंटू कॉस 30 डिग्री, यानी कि √3L बाय 2। एरिया की वैल्यू होती है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू परपेंडिकुलर यानी √3L बाय 2 इंटू बेस यानी कि L, और एरिया आ जाता है यहाँ से हमारा √3/4L²। ये एरिया की वैल्यू हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। साथ में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है B, तो टॉर्क इज इक्वल टू I √3/4L² B। यहाँ से हमारे पास आ जाता है L² इज इक्वल टू 4 टाउ अपॉन √3IB। L की वैल्यू आ जाती है 2√of टाउ अपॉन √3IB, विच इज ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। A bar magnet is oscillating in the Earth's magnetic field with a period T. What happens to its period of motion if its mass is quadrupled? यानी कि 4 गुना अगर उसके मास को हमने कर दिया है तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो।
हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √ आई डिवाइडेड बाय एम बी। ये फॉर्मूला कहाँ से, आप इस फॉर्मूले को भी डेराइव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो चेंज नहीं होगा बार मैग्नेट का, हमने सिर्फ मास डबल किया है, हमने और कुछ चेंज नहीं किया है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बी भी चेंज नहीं होने वाला है, 2 पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं होती है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर होएगा टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी बार मैग्नेट के लिए उसको हम एक रॉड मान सकते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, आई इज इक्वल टू ml² बाय 12। तो यहाँ से फिर से आ जाता है, लेंथ में हमने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ हमने उसका मास 4 टाइम्स कर दिया था। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमने मास को 4 टाइम्स कर दिया है तो हमारा टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाती है टी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी, हमारा आ जाता है मोशन रिमेन सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ न्यू टाइम पीरियड 2t। इसको आपको ऐसे भी समझना चाहिए कि पहली बात तो ए ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम किसी चीज को भारी कर देंगे तो देखो उस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था ना, जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लग रहा था, वो तो उतना ही लग रहा था, सिर्फ उसको भारी कर दिया था, वो धीरे धीरे उसकी एंगुलर वेलोसिटीज बदला करेंगी। तो टाइम पीरियड यहाँ पे बढ़ना ही है, टाइम पीरियड कम तो हो ही नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। हमें पता है कि टॉर्क की वैल्यू होती है टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन थीटा। अगर हमने सिर्फ छोटा सा वेरिएशन किया है तो हमारी थीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे। तो हम लिखते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू mb थीटा। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा, यहाँ पे के हमारा रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। और जैसे ही हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है, हम सीधे सीधे टाइम पीरियड की इक्वेशन लिख देते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √ आई डिवाइडेड बाई के विच इज इक्वल टू, यहाँ पर के की वैल्यू आप एम बी रख दोगे तो हमारे पास फिर से यही वाला फॉर्मूला आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। 2 magnets of magnetic moments capital M and 2m are placed in a vibration magnetometer with the identical poles in the same direction. The time period of vibration is t1. If the magnets are placed with opposite poles together and vibrated with time period t2, then हमें बताना यहाँ पर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास इसमें देखो हो क्या रहा है, हमारे पास 2 मैग्नेटिक मोमेंट है, दोनों को हम हमेशा जोड़ करके तो रखते हैं। तो हमारे पास मान लो इस तरीके से 2 बार मैग्नेट है, एक है m, दूसरी है 2m। अगर हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया है तो उन दोनों का मास, लेंथ वगैरह सब वो एक रिजिड ज्योमेट्री बन जाती है और हमारे पास क्या चीज फिक्स हो जाएगी, इन पूरे कॉम्बिनेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो वैल्यू तो सेम हो जाएगी। ठीक है, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई √ आई अपॉन एम बी। पिछले केस में हमारे पास आई की वैल्यू चेंज हो रही थी, इस बार हमारे आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हम इस एक बार मैग्नेट को पलट देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू, जो m रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, b की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, i की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √m। और हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को इस तरीके से अलाइन करेंगे, दोनों एक ही दिशा में पॉइंट करते हैं, तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाता है 3m। अगर हम एक को उल्टा कर देते, दूसरे को ऐसे कर देते, तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2m माइनस m, यानी कि सिर्फ m रहता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक केस में हमारे पास, जिस बार हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम है उस वक्त टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। तो ठीक है, 2 magnets of magnetic dipole moment are placed in a vibratometer together with the identical poles in the same direction। तो इनिशियली T1 हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाला है, ये T1 है, ये T2 है। हमें पता चल जाता है कि T2 बड़ा आएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा है, T2 is more than T1, C is the correct answer। आगे चलते हैं। अब वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, फिर से वैसे ही सवाल आ गया क्या। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन हैज अ स्मॉल बार मैग्नेट। ठीक है, द मैग्नेट एग्जीक्यूट्स ऑसिलेशंस विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड इन अर्थ्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 24 माइक्रो टेस्ला। When a horizontal field of 18 microtesla is produced
opposite to the earth's field by placing a current carrying wire, the new time period of the magnet will be। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। हमारे पास टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2π/i/m/b। इस बार हम लोग ना ही i में कोई चेंज कर रहे हैं ना ही m में कोई चेंज कर रहे हैं, इस बार हम चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में कर रहे हैं। इनिशियली हमारे पास मान लो इस डायरेक्शन में 24 माइक्रो टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड था, बाद में हमारे पास इस डायरेक्शन में 24 माइक्रो टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का तो रह गई, लेकिन हमने एक्स्ट्रा इस तरफ ऐड कर दिया है 18 माइक्रो टेस्ला का, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया, कहीं से कुछ ना कुछ किया होगा तार वाला लपेट के, तो हमारे पास इफेक्टिवली बचता है सिर्फ 6 माइक्रो टेस्ला इन द सेम डायरेक्शन। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को कितना कर दिया, 1/4। यहां पर हम क्या देखते हैं, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√of मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हमने 1/4 कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड कम कर देंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और हमारे पास क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है तो T2 विल बी 2 times of T1, यानी कि 2 times of 2 second which is equal to 4 second। ऑप्शन नंबर डी is the correct answer। Next question, for protecting a sensitive equipment from the external electric arc, it should be, theoretical question आ गया, wrapped with insulation around it when current is passing through it, okay, placed inside an iron can, surrounded with fine copper sheet, placed inside an aluminum can, wrapped with an insulation around it। देखो जब ये आप इंसुलेशन में उसको लपेट दोगे, इंसुलेशन सिर्फ आपको धूल मिट्टी से बचा सकता है और किसी चीज से नहीं बचा पाएगा। अगर आप उसे आयरन, कॉपर या एल्यूमिनियम जो कि कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में लपेट दोगे या कंडक्टर के डब्बे में अंदर डाल दोगे, तो आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा लोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई उसकी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले से हम बच जाते हैं, लेकिन अभी भी मैग्नेटिक फील्ड आकर के आपको परेशान कर सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड से बचने के लिए हमें एक ऐसा कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लेना चाहिए, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ। तो हम ले लेंगे प्लेस इट इनसाइड एन आयरन कैन, उससे हमको मिल जाती है मैग्नेटिक शील्डिंग, ठीक है, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग भी बोलते हैं उसको कुछ, या फिर शील्डिंग। ये बना होता है सॉफ्ट आयरन और हाई परमिएबिलिटी। तो ये किस तरीके से काम करता है, सॉफ्ट आयरन का हाई परमिएबिलिटी है, तो इसमें ऐसा होता है, मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई कंडक्टर है, तो अगर यहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इससे दूर नहीं चला, मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा इसके कोर में रहने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा नहीं कि यहाँ से निकल करके बाहर अलग निकल जाए या इधर भी जाने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसी आयरन के अंदर रहना चाहेगा। तो आयरन के अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे वो उस मैग्नेटिक फील्ड से बच जाएगी, उसकी शील्डिंग हो जाएगी। हमारा आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. The magnet is in stable equilibrium when the potential energy is। ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -m.b। माइनस यहीं का यही है, m की वैल्यू है 0.4 और b की वैल्यू है 0.16। स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो m.b, अच्छा ये वेक्टर थे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है -mb cos थीटा। हमारे पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसी डायरेक्शन में हमारा m रहा होगा, थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है और cos थीटा की वैल्यू अपने आप 1 हो जाती है। तो ये हमारा आंसर आने वाला है। इसकी आप कैलकुलेशन कर लो, 0.16 इंटू 4 कितना होता है 64, और हमारे पास 3 यहाँ आ जाएगा, -0.064 जूल। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला सवाल। A bar magnet having a magnetic moment of 2 into 10 raised to power 4 joule per Tesla is free to rotate in a horizontal plane. A horizontal magnetic field B की वैल्यू आ गई है exists in the space. The work done in taking the magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction of 60 degree from the field is। बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है B,
पहले हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस दिशा में था, अब उसको फाइनली इस दिशा में कर दिया गया है कि उसका एंगल हो गया है 60 डिग्री। उसको उल्टा घुमाया हमने तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा। वो वर्क कितना है, उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी। तो चेक कर लो दोनों में कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी बड़ी है, वही हमारा आंसर होगा। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ये हो जाता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन। मान लो ये है हमारी सिचुएशन नंबर 1, ये है हमारी सिचुएशन नंबर 2। तो हमने सिचुएशन नंबर पे कुछ वर्क किया, सिचुएशन नंबर 2 में पहुंच गए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 प्लस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2। वर्क डन हमसे पूछा है, तो वर्क डन की वैल्यू आने वाली है U2 माइनस U1। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व करते हैं। U2 की वैल्यू हो जाएगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। तो माइनस एम डॉट बी कॉस 60 माइनस माइनस एम डॉट बी इंटू कॉस 0। यहां से हमारा एम बी को मैं कॉमन निकाल सकता हूं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और हमारे पास एम बी इंटू 1 माइनस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आती है एम बी डिवाइडेड बाई 2। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर हम यहां से पूरा 90 डिग्री घुमाते हैं तो उसमें हमें जो वर्क डन करना पड़ता है वो होता है एम बी। अगर यहां से मैं पूरा यहां तक घुमाता हूं तो वर्क डन करना पड़ता है 2 MB। और 60 डिग्री पे एक्चुअली हमें हाफ उसका करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि 45 डिग्री पे आएगा ये आंसर। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। वैल्यूज रखो, m की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁴, b की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻⁴। नीचे हमारे पास 2 से 2 कट गया, 6 हमारा आंसर आ जाता है सीधे सीधे। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, बहुत अच्छा सवाल इसको बोला जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा। अगला सवाल देखते हैं। A magnetic needle suspended parallel to a magnetic field requires √3 joule of work to turn it through 60 degree. The torque needed to maintain the needle in this position will be. तो ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड था, उस मैग्नेटिक फील्ड से हमने उसको फिर 60 डिग्री पर रोटेट कर दिया, तो हमें कुछ वर्क डन दिया हुआ है। और अब इसके ऊपर देखो, वापस ये मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में टॉर्क लगा रहा होगा, तो टॉर्क लगाएगा तो ये घूम जाएगा, लेकिन उसे घूमने से रोकने के लिए हमें उल्टे डायरेक्शन में उतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो उस टॉर्क की वैल्यू क्या है वो हमसे पूछे। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास यहाँ पर वर्क डन टू मूव 60 डिग्री, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है MB/2। पिछले केस में हमने सॉल्व किया था, तो हमारे पास MB की वैल्यू आ जाती है MB। अच्छा, वर्क डन इन 60 डिग्री वो हमें दिया हुआ था √3, तो हमारे पास MB की वैल्यू आ जाती है 2√3। अब हमें कितना टॉर्क लगाना है वो हो जाता है टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B, यानी कि MB sin थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, अभी 60 डिग्री के हिसाब से तो यहाँ पर आ जाएगा MB √3/2। अच्छा, हमें MB की वैल्यू हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं 2√3, तो यहाँ पर वैल्यू रख दोगे तो यह आ जाता है 2√3 इंटू √3/2, और हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाता है 3 न्यूटन मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। एक बात का ध्यान देना, सवाल गलत है। हमसे जिस वक्त हम यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं उस वक्त बताया जाता है हमें कि ये जूल और न्यूटन मीटर दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, दोनों को आप रिप्लेस इंटरचेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे उन्होंने न्यूटन मीटर को जूल से ही लिख दिया, तो कुछ खुद कई सवाल पूछते हैं, कहीं खुद ही उल्टा पुल्टा कर देते हैं। यूनिट सब गलत है, हमें न्यूटन मीटर यूज करना चाहिए था यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। अगला सवाल, द वर्क डन इन टर्निंग एंड अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M बाय एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन इज n times the corresponding work done to turn it through an angle of 60 degree. The value of n is, बहुत ही आसान सवाल है, अभी हम देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री पे रहता है, उससे 60 डिग्री लाने पे हमें वर्क करना पड़ता है कितना, वर्क डन इन 60 डिग्री इज इक्वल टू MB/2। इसको अगर हम पूरा का पूरा 90 डिग्री लेके आ जाते हैं तो वर्क डन इन 90 डिग्री इज इक्वल टू सिर्फ MB। अब वर्क डन इन 90 को इन्होंने बोला वर्क डन इन 90 इज इक्वल टू n टाइम्स वर्क डन इन 60, यानी कि MB इज इक्वल टू n टाइम्स
एम बी बाई टू। यहाँ एम बी से एम बी कट जाता है, हमारे पास एन की वैल्यू आ जाती है सीधे सीधे 2। ऑप्शन नंबर ए को आप मार्क कर सकते हो। अगर आपको ये कोई भी फॉर्मूला नहीं आता था तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ऑप्शंस इतने अच्छे हमें दिए हुए हैं। हमें ये तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि वर्क डन 90 डिग्री घुमाने में ज़्यादा करना पड़ा होगा, 60 डिग्री घुमाने में कम वर्क करना पड़ा होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू 1 से तो बड़ी ही आएगी, तभी वर्क डन 90 डिग्री वाला ज़्यादा बड़ा होने वाला। n की वैल्यू 1 से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो हम उसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सॉल्व करना तो नहीं बोलेंगे, ट्रिक लगा दी बोल सकते हो। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नहीं है, अब हम आ गए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे, मटेरियल्स एंड मैग्नेटिज्म। हमारे पास 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। पहला है डायामैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक। यहाँ पर सिर्फ डायामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो होती है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों में ही हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं सब में कहीं ना कहीं पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सब में कुछ ना कुछ डायामैग्नेटिक नेचर होता है, लेकिन उनमें पैरामैग्नेटिक नेचर भी होता है, उनमें फेरोमैग्नेटिक नेचर भी होता है। इसीलिए से वो डोमिनेट कर जाता है और हम सभी को डायामैग्नेटिक मटेरियल नहीं बोलते हैं। सब में डायामैग्नेटिक नेचर थोड़ा थोड़ा होता है, पर सबको बोलते नहीं है कि सारे के सारे मटेरियल डायामैग्नेटिक है। ओके, डायामैग्नेटिक मटेरियल का क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m की वैल्यू 0 होती है। इस पे डायरेक्टली 2 बार क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। अब हमारे पास मान लो कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी कारण से है, वहां पे हम इन तीनों मटेरियल को लेकर के आए तो डायामैग्नेटिक मटेरियल को हल्का सा रिपल्शन फील होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हल्का सा अट्रैक्शन फील होता है, और फेरोमैग्नेटिक यानी लोहा वगैरह को उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है। तो इन इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन पे बहुत सारे सवाल नीट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ डायामैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड moves perpendicular to the field from stronger to the weaker part of the field, from weaker to the stronger part of the field in none of the direction। देखो हमारा जो डायामैग्नेटिक है वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागना चाहता है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागना चाहता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और द साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, ऑब्वियसली बात है वो रिपेल होएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। रिपेल्ड बाय द नॉर्थ पोल एंड अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल, नहीं, दोनों रिपेल करेंगे। अट्रैक्टेड बाय द नॉर्थ पोल, रिपेल्ड बाय द, नहीं नहीं नहीं, अट्रैक्टेड रिपेल्ड बाय द बोथ द पोल्स, डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ और देखो, ये 2 बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन डायामैग्नेटिक रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, when the current in the electromagnet is switched on, then the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field। तो horizontal magnetic field या जो भी magnetic field है उसने उसे रिपेल किया होगा, वो थोड़ा दूर जाने लगा, थोड़ा सा वो ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया है, hence the rod gains gravitational potential energy। हाँ, तो ऊपर उठी है रॉड, तो फिर उसके अंदर किसी ने तो एनर्जी, किसी ने तो वर्क किया उसके ऊपर, ऊपर कैसे उठ गई वो। the work required to do this comes from, ये वर्क आया कहाँ से, the current source, the magnetic field, the induced electric field due to the changing magnetic field, the lattice structure of the material of the rod। देखो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा करंट सोर्स। इसके लिए जो एनर्जी मिलती है वो करंट सोर्स से मिलती है, करंट सोर्स से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फिर वो एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। हमारे पास एनर्जी आती तो है करंट सोर्स से, इसमें हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। इसका आंसर नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। There are 4 lightweight rod samples A, B, C, D separately suspended by threads। 4 रॉड को लटका रखा है। A bar magnet is slowly brought near each sample and the following observations are noted। A is feebly यानी हल्की सी रिपेल हुई है, A हल्की सी रिपेल हुई है, इसका मतलब ये हमारी डायामैग्नेटिक हो गया। B is feebly attracted यानी कि ये हमारी पैरामैग्नेटिक हो गई। C is strongly attracted, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यानी ये फेरो हो गई। डी रिमेन्स अनअफेक्टेड, तो वो इनमें से कुछ भी नहीं है, वो डाया पैरा का कुछ कॉम्बिनेशन होगी। तो इसका नाम क्या होता है, इसको ए मैग्नेटिक बोल दे क्या, जो भी होता होगा
देखते हैं ऑप्शन क्या है, नाम नहीं पता, ऑप्शन ही देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बी इज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओ यस, ये तो करेक्ट है, तो हमारा आंसर तो यहीं पे आ गया। सी इज ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल, नहीं, सी तो फेरो है, तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल उसको बोलते हैं, देखो ये। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल देखते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डायमैग्नेटिक एटम इज इक्वल टू 0। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, इसमें और कुछ हमें ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए होता नहीं है। कभी भी डायमैग्नेटिक एटम है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 होता है। इस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं, ये सवाल एक बार आया है, इसको हम ए मार्क कर देंगे। और एक बार फिर से ये सवाल रिपीट हुआ है, देखो। इफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर डिनोटेड बाय म्यू डी, म्यू पी एंड म्यू एफ, तो क्या होगा? अब ये म्यू डी, म्यू पी, म्यू एफ, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का तो हमें नहीं पता क्या होने वाला है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, लेकिन हमें पता है म्यू डी की वैल्यू पक्के से 0 होगी। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन है? ये दोनों ऑप्शन में म्यू डी की वैल्यू नॉन 0 है, ये दोनों में हमारे पास म्यू डी की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, एक्चुअली बस एक ही ऑप्शन है, बाकी सब में हमें कुछ और म्यू डी के बारे में पता चल नहीं रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, म्यू डी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से हम पे असर पड़ जाता है बाहर की चीज़ों का, कितनी आसानी से हम अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक कॉइल है यहाँ पर और उसमें कुछ करंट है, तो उसका कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा यहाँ पर, लेकिन उसके बीच में अगर मैं आयन का कोर रख दूँ, सॉफ्ट आयन का, तो क्योंकि बाहर हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ था, कुछ तो था, तो यहाँ पर अब आयन की कुछ ससेप्टिबिलिटी होगी, वो देखेगा बाहर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, यहाँ पे कुछ हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, तो हम भी अपनी लगा देंगे, और वो अपनी अलग से कुछ ऐड कर देता है, वो खुद से ऐड कर देता है, ठीक है, उस पर कुछ फर्क पड़ता है। उसकी जगह अगर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल होता तो कहता नहीं नहीं नहीं, इसको कम करने की कोशिश करो, वो उसको उल्टा कम कर देता। कुछ मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते हैं, कुछ कम कर देते हैं, इस तरीके से हमारे पास चीज़ें होती है। देखो, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट टाइम्स एच। ये एच वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि लूप में करंट डाल दिया तो एन ए आई, इन सब फैक्टर्स पे हमारे ये एच डिपेंड करता है। म्यू नॉट एच इज इक्वल टू बी होता है। लेकिन जब भी हम एच क्रिएट करते हैं तो वो जिस मीडियम में है, जैसे लोहा है, वैक्यूम है, वहां पर कॉपर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, उसके हिसाब से वो मटेरियल भी अपना कुछ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऐड कर देता है। वो या तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है फेरोमैग्नेटिक के केस में, पैरामैग्नेटिक के केस में छोटा सा नंबर होता है, डायमैग्नेटिक के केस में बहुत ही थोड़ा सा नेगेटिव नंबर होता है। इस तरीके से हमारे पास चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, अब फिर देखा गया कि ये जो मटेरियल ऐड करता है ना वैल्यू, वो भी हमने कितना अप्लाई किया है मैग्नेटिक इंटेंसिटी उस पर प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू काई टाइम्स एच, एक प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर हमने लगा दिया जिसको बोलता है काई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं m की जगह यहाँ पर काई h रख दूँ तो h मेरा कॉमन निकल जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट 1 प्लस काई टाइम्स h। और ये जो 1 प्लस काई होता है इसी को हम बोल देते हैं म्यू आर, जो हो जाता है हमारा मीडियम का, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इन दोनों को मिला दोगे तो परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब। तो हमारे पास बस यही फॉर्मूला है। कौन से फॉर्मूला याद करना है, हमें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, हमें ये फॉर्मूला याद करना है, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस काई, और म्यू किसी भी मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू हो जाएगी म्यू आर और म्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दो तो वो वैल्यू आ जाती है। बस इतने से हमें काम करना है। ओके, अब इनकी कुछ सैंपल वैल्यूज देख लेते हैं। देखो, हमारे पास जब डायमैग्नेटिक होता है सब्सटेंस तो ये काई की वैल्यू बहुत छोटा सा नेगेटिव नंबर होती है, जैसे -0.03। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लगाते हैं वैक्यूम में, उसकी वैल्यू आती है 100, तो अब उसकी वैल्यू वहाँ पे सिर्फ 97 आएगी। वो 3 यूनिट से कम कर दिया क्योंकि डायमैग्नेटिक को पसंद नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसने थोड़ा सा कम कर दिया। तो उसकी म्यू आर की वैल्यू देखो 0.97 होगी, क्योंकि 1 से थोड़ी सी छोटी। अगर हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता तो वो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है। जैसे वैक्यूम में अगर मैग्नेटिक फील्ड हम 100 यूनिट क्रिएट कर रहे थे, पैरामैग्नेटिक लगाने के कारण वहाँ पे 103 हो जाएगा, तो वहाँ पे म्यू आर की वैल्यू 1.03 है, उसके लिए काई की वैल्यू प्लस 0.03 है। हमारे ये वाला फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड है।
वहीं हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले आए तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड 100 होना चाहिए था वो हो जाएगा पता नहीं कितना 5000 6000 कुछ। तो क्योंकि वहां पे काय की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यहाँ देखो 0.03 थी, यहाँ पे सीधे 599 600 के आसपास हो गई। वहां पे रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू 600 है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 600 टाइम्स हो गया, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज काम करती है। ये सब जो चीजें हो रही थी ये सब उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और किस तरीके से घूमते हैं इन सब कारणों से हो रही थी। लेकिन हमारे पास एक और मेसनर इफेक्ट होता है जब सुपर कंडक्टर में उसको देखा जाता है। सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाने की कोशिश करते हो तो वहां पर रेजिस्टेंस जीरो है, तो वहां पे करंट के लूप्स बन जाते हैं, जो एडी करंट वाले करंट के लूप्स नहीं बनते। तो इतना वो करंट का लूप बन जाता है कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड को एग्जैक्टली कैंसल आउट कर देता है। तो किसी भी सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसीलिए वहां पर हम बोलते हैं कि काय की वैल्यू परफेक्ट -1 है, म्यू आर की वैल्यू एब्सोल्यूट 0 है। तो ये सुपर कंडक्टर में देखा गया है। इस पे डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि हमें परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म कहाँ देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है हमें सुपर कंडक्टर्स में, लेकिन उसका नाम है मेसनर इफेक्ट। ये इफेक्ट भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, हमें पता है कि कौन मना करता है, मैग्नेटिक फील्ड आने से मना करता है हमारा डायामैग्नेटिक, तो हमारा आंसर हो जाएगा डायामैग्नेटिक मटेरियल ओनली। अगर हमसे पूछते पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में हमारे पास पैरा और फेरो दोनों होते, तो पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता। सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetic field of 1200 ampere per meter. The permeability of the material of the rod is, permeability क्या होती है, हमसे permeability यानी म्यू पूछा है। म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर, relative permeability into permeability of vacuum। म्यू नॉट की वैल्यू हमें दी है लेकिन हमें म्यू आर नहीं दिया हुआ है, हमें ससेप्टिबिलिटी दी हुई है। अब ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी होती है काय, उसकी वैल्यू है 599। हमें पता है म्यू आर की वैल्यू होती है 1 प्लस काय, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 600। और यहाँ पे ये 599 देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए था कि कैलकुलेशन करने के लिए इसमें 1 तो ऐड करना ही पड़ेगा, यानी ये वाला फॉर्मूला तो हमें यूज करना ही है, ठीक है। ये सभी वैल्यूज को आप यहाँ पे रखो, म्यू नॉट की वैल्यू उन्होंने यहाँ पर दी हुई है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 600 विच इज 4 इंटू 6 हो जाता है 24 पाई इंटू 10⁻⁻5, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट इज क्यूरीज लॉ। पैरामैग्नेटिक में हमारे पास जो ससेप्टिबिलिटी काय होती है, क्यूरी का लॉ है कि वो फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ओनली, सिर्फ पैरामैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए नहीं। वहां पर काय की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/t होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस पे डायरेक्टली बहुत सारे सवाल आए हैं, बस हमें याद रखना है, क्यों है कैसे कुछ नहीं जानना, हमें बस याद रखना है। फिर हमारे पास एक क्यूरी पॉइंट होता है, वो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। उस क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर पे, यानी हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करते जाएं तो उसका डोमेन इफेक्ट कुछ तो गड़बड़ हो जाती है, वहां पर वो फेरोमैग्नेटिक से अब हमारे पास बस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्यूरी पॉइंट पे फेरो से पैरा में कन्वर्जन होता है। फिर एक बार अब वो फेरोमैग्नेटिक में से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया तो फिर से हमारा ये वाला लॉ वैलिड हो जाएगा, लेकिन इस बार यहाँ पर टी की जगह हमारे पास T माइनस TC जो कि हमारा क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट है उसको हम यूज करते हैं। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन स्कोर करो मार्क्स। निकल शोज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर देन इट विल शो। तो उसको हम गर्म कर रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक तो बचेगा नहीं, फेरो से अपने आप पैरा हो जाएगा। देखो यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक। कहाँ पे ऑप्शन इतने सारे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 2 बार पूछा गया है देखो 2 बार पूछा गया। नेक्स्ट सवाल, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू, ऑफ अ सब्सटेंस नहीं, सिर्फ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए हमारे पास है काई इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ इसमें करने के लिए नहीं है, बस हमें पता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतने ही सवाल आते थे। हम आ गए हैं अगले टॉपिक के, जो है कंपास एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा होता है इंक्लिनेशन या फिर हम उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो हमारी जो भी बार मैग्नेट है, अगर हम उसको इसके सेंटर ऑफ मास इस तरीके से पकड़ लें तो अपने आप को इस तरीके से अलाइन करती है कि वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जिस भी दिशा में होगा उससे पॉइंट उसकी तरफ पॉइंट करेगी। अब अर्थ है हमारी इस तरीके से, मान लो यहाँ पर एक बार मैग्नेट रखी है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से। तो अलग अलग जगह पे हमारे मैग्नेटिक फील्ड कभी अर्थ की सरफेस के पैरेलल होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी नीचे की तरफ भी पॉइंट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी सीधे होगा, कभी नीचे होगा, कभी नीचे होगा, इस तरीके से अलग अलग होता है। तो हमारी बार मैग्नेट भी जो है ना, वो इस तरीके से एंगल नीचे डिप करती है या फिर ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, नीचे की तरफ वो डिप कर सकती है। हमारे पास जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। एक होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट, और यही एंगल डेल्टा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। हमारे पास डेल्टा का फॉर्मूला आएगा tan डेल्टा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि वर्टिकल कंपोनेंट इतना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इतना, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर हम इक्वेटर पे चले जाएं तो इक्वेटर पे डेल्टा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होती है, क्योंकि परफेक्शन कहीं पे नहीं है। हमारी अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट है वो भी बार मैग्नेट तो है नहीं, परफेक्ट तो है नहीं, तो एग्जैक्ट 0 तो कैसे बोल दोगे। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएं, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप नीचे की तरफ होता है इस तरीके से, और उसकी वैल्यू पॉजिटिव बोली गई है। इसका मतलब हम सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो वहाँ पे डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये बार मैग्नेट हमारी ऊपर की तरफ इस तरीके से उठ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारी जो वो बार मैग्नेट है ना, वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी तभी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी तभी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर मैं इसे इस तरफ पॉइंट कर दूंगा तो ये ऊपर नीचे नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जाना तो इसको उधर है, यहाँ से वो उस दिशा में जा ही नहीं पाएगी। इसके पास नीचे के डायरेक्शन में तो वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर मैं इसको किसी और दिशा में घुमा दूं तो वहां पर थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हो जाती है। वो चीजें भी अभी हम देखेंगे। हमारे पास और एक चीज होती है डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन क्या होता है? मान लो हमारे पास एक अर्थ का असली नॉर्थ इस तरफ है, असली साउथ मेरे पीछे की तरफ है, लेकिन जो अर्थ के अंदर बार मैग्नेट जिसे हम अज्यूम करते हैं वो एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ उसका पॉइंट नहीं जाता है, वो हमें थोड़ा सा दूसरी तरफ कहीं और पॉइंट करती है, तो हमारे पास ये डिक्लिनेशन आ जाता है। अगर हम पोल्स के पास जाते हैं तो ये जो हमारा डेविएशन हो रहा है कि असली ट्रू नॉर्थ की जगह हम मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो वो फिर ज़्यादा होता है पोल्स के पास। इक्वेटर के पास उसकी वैल्यू कम होती है। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं एंगल ऑफ डिप के। एट अ पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप डेल्टा इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में +25। एट ए पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज नेगेटिव, यानी कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में। तो हाँ, यहाँ पर हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? ए इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बी इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो। द रिलेशन अमंग्स द 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड नेमली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड डिप आर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है? हमारे पास इस तरीके से होता है। देखो हमारे पास कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हमारे पास कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू, ये होता है हमारा एंगल ऑफ डिप। V इज इक्वल टू BE साइन थीटा, H इज इक्वल टू BE cos थीटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ कंपास नीडल which is allowed to move in horizontal plane is taken to a geometric pole. It
अच्छा जियोमैग्नेटिक पोल, सॉरी जियोमेट्रिक पोल नहीं है, जियोमेट्रिक पोल पे तो मुझे नहीं पता क्या करेगी। जियोमैग्नेटिक पोल पर हमारे पास जो इस तरीके से हमारे पास देखो ऐसी होती है ना, अर्थ के अंदर यहाँ पे मैग्नेट है, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ पॉइंट कर रही होंगी। यहाँ पर आप चले जाओगे, सारी की सारी नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो हमारा जो मैग्नेट है वो नीचे की तरफ ऐसे पॉइंट करना चाहेगी। तो हम ये नहीं कह सकता वो इधर कर रही है, इधर कर रही है, इधर पॉइंट कर रही है, वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, विल बिकम रिजिड शोइंग नो मूवमेंट, विल स्टे इन एनी पोजिशन। अच्छा हाँ, क्योंकि हम उसको अब ऐसे घुमाते घुमाते तो उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, उस पर टॉर्क नीचे की तरफ लगा, नीचे जा ही नहीं सकती, तो वो ऐसे रह लेगी, ऐसे रह लेगी, ऐसे रह लेगी, ऐसे रह लेगी, जिधर आप बोलोगे वो उधर रह लेगी। तो विल स्टे इन एनी पोजिशन, हमारे पास आंसर आ जाता है बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आ गए एपरेंट एंगल ऑफ डिप पर। ये वो सवाल आ गया जिसमें हम बात कर रहे थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, लेकिन हम इस दिशा में हमारे कंपास को घुमा सकते हैं, बस इस दिशा में उसे डिप करने देंगे तो क्या होगा। देखो मान लो इसको इस तरीके से समझो, अपनी किताब को आप इस तरीके से खोल करके इसको विजुलाइज करने की कोशिश कर सकते हो। हमारे पास ये इस ब्लू वाले प्लेन में, इस प्लेन में एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का बी इस तरफ, तो उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, उसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक, यहां से हमारे पास एंगल ऑफ डिप की वैल्यू आती है v अपॉन एच, जो tan डेल्टा की वैल्यू आती है। फिर हमने उसको अब इस डायरेक्शन में उस प्लेन में बोला कि हमारा जो कंपास है वो अब सिर्फ ऐसे ऐसे ही ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस प्लेन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट था उसका भी एक कॉस अल्फा हो जाता है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, इस वाले पिंक प्लेन में हॉरिजॉन्टल मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, लेकिन उसी पिंक प्लेन में वर्टिकल वाला तो अभी भी उतना ही है। तो अब हम उसको बोलते हैं एपरेंट एंगल ऑफ डिप, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लेन में जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो हमें दिखता है उसको बोलते हैं हम एपरेंट एंगल ऑफ डिप। उसको हम tan डेल्टा डैश कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू v बाई एच होनी चाहिए थी, लेकिन h की जगह अब h डैश यूज किया जाएगा जो होता है cos अल्फा। तो यही एक फॉर्मूला है, tan डेल्टा इज इक्वल टू v अपॉन h cos अल्फा। cos अल्फा क्या है, हमारा वो प्लेन जिस प्लेन में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जिस दिशा में हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है उन दोनों के बीच का एंगल अल्फा। इस पे अभी तक बस एक सवाल आया नीट में और वो थोड़ा मैथमेटिकली कठिन हो गया है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इफ θ1 एंड θ2 बी द एपरेंट एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व इन टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, देन द ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा इज गिवन बाय। यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नीट 2017 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू v अपॉन h cos अल्फा। सॉल्व करो। सबसे पहले हम इसका फिर से डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्टिकल वाला, इसको मैं v लिख देता हूँ, दूसरा मेरे पास रहा होगा कुछ हॉरिजॉन्टल वाला जिसको मैं h लिख देता हूँ। ठीक है, फिर हमने दो अलग अलग प्लेन्स में हमने एक्सपेरिमेंट किया जो कि आपस में 90 डिग्री पे थे। तो मान लो एक दिशा ये रही होगी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ये हो जाता है h cos अल्फा अगर ये एंगल अल्फा है तो, और दूसरा वाला फिर अपने आप हो जाता है 90 माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी h sin अल्फा। अब हमारे पास दो एंगल ऑफ डिप है, ठीक है, हमारे पास आ जाता है tan डेल्टा 1, उसको मैं बोल दूंगा v अपॉन h cos अल्फा। ओके, हमारे पास आ जाता है tan डेल्टा 2, सॉरी θ1 θ2 कर रखा है ना, tan θ1 tan θ2, इसकी वैल्यू हो जाती है v अपॉन h sin अल्फा हो जाएगी। ये वाली एक्चुअली होगा cos 90 माइनस अल्फा, लेकिन फिर वो अपने आप sin अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसको हम बोल देते हैं t1, इसको हम बोल देते हैं t2, नहीं तो बार बार sin थीटा cos थीटा हमें लिखना पड़ेगा। अब हम करें क्या, हमें तो एक्चुअली v बाई एच पता करना है ना, हमें पता करना है v बाई एच। यहाँ से v बाई एच कैसे पता किया जाए, तो यहाँ पर देखो cos अल्फा और sin अल्फा इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक,
तो हम वही कर देते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास आ जाता है कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी अपॉन एच टी वन। यहां से हमारे पास आ जाता है साइन अल्फा इज इक्वल टू वी अपॉन एच टी टू। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि वी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर टी वन का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर टी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप दूसरी तरफ ले जाओगे, वी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, देखो वी बाई एच को हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई एच हमारा होता है tan थीटा, जो हमारा एक्चुअल एंगल ऑफ डिप है, एक्चुअल एंगल ऑफ डिप थीटा, उसका v बाई एच आ जाती है वो वैल्यू। तो यहाँ पे v बाई एच को हम एक्चुअली tan थीटा लिख सकते हैं, तो उसको भी मैं बोल दूंगा इज इक्वल टू t। यहाँ से हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन टी वन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर। 1 अपॉन टी यानी कि 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा वन, ये सब चीज़ें हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब आ गया हमारा आखिरी टॉपिक जो है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का मतलब होता है कि चीजें पीछे छूट जाती हैं, लैग। देखो हम यहाँ पर जब भी किसी करंट लूप में, सॉरी वायर के कैसे कॉइल बना के उसमें करंट लगाते हैं, तो हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा रहे होते हैं उस पर, ठीक है। हमने तार में करंट डाला, अब देखते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पर पैदा होता है। तो कुछ तो तुरंत हो जाता है हमारी कॉइल के कारण, कुछ उसके बीच में जो मटेरियल है वो भी अपना फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसमें ऐड करता है। तो वो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऐड करता है, जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ाएंगे उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, थोड़े टाइम तक बढ़ती है, फिर बढ़ना बंद हो जाती है, एक सैचुरेशन लेवल हमारे पास आ जाता है। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं फिर से अपनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू कम कर दूं तो हमारी वैल्यू फिर से ऐसे कम हो जानी चाहिए, वापस 0 पे आ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, वो वहां से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। वो आप यहाँ पर से करंट की वैल्यू 0 भी कर दोगे ना, तो भी थोड़ा सा मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ, उस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बची रह जाती है। तो इसको हम देखते भी हैं, आप एक लोहे की रॉड लो और या कील ले लो, कील के चारों तरफ वायर लपेट करके उसको तार से लगाओ, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, लेकिन आप तार में से करंट बंद कर दोगे तो भी उसमें थोड़ी सी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रहती है। तो वो इसीलिए होता है कि वहाँ पे लैग है, वो अभी तक 0 हो जानी चाहिए थी वैल्यू, पर 0 नहीं हुई। उल्टा आप थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में करंट लगाओगे तब कहीं जाकर के वो 0 होगी, और फिर करंट की वैल्यू इधर बढ़ाते जाओगे, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ देखो नीचे इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में सैचुरेशन में पहुंच जाएगी। फिर आप इधर और आगे जाओगे तो इसकी वैल्यू और चेंज नहीं होने वाली। फिर आप वापस से इस तरफ आने लगोगे, इस तरफ आओगे तो ये फिर से आएगा, फिर से ये टाइम पे 0 नहीं आया, आपने तो वैल्यू 0 कर दी लेकिन ये 0 पे नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हमारे पास लैग होता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद कभी भी हम 0 पे नहीं पहुँच पाते, हम इस तरीके से घूमते रहते हैं। और यही होता है हमारा हिस्टेरिसिस लूप। लैग है इसमें, हिस्टेरिसिस है, उसका लूप है, ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ पर करंट की वैल्यू बढ़ाई थी या जो भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाया था, उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू 0 कर दी, लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 0 नहीं हुई, थोड़ी सी रिटेन हो गई, बची रह गई। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये हमारी रिटेंटिविटी है, कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रिटेन हो गई। यानी अगर हमें परमानेंट मैग्नेट्स बनानी है तो रिटेंटिविटी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा, ठीक। फिर हम देखना चाहते हैं कि इसको अच्छा मैं नेगेटिव में कितनी ज़्यादा वैल्यू दूँ तब जाकर के फाइनली 0 पे आता है। कितना अड़ियल है कि उसका कान उल्टा मरोड़ो कि वो 0 पे वैल्यू आ जाए, उसको हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। तो अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो कोएर्सिविटी की भी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि कोई भी एक्सटर्नल छोटा सा भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके कारण उसकी वैल्यू 0 पे डिप कर जाएगी। नहीं, ये वाली वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। वहीं अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करें या फिर हमारे ट्रांसफार्मर में जो कोर्स यूज होते हैं, मोटर्स में जो कोर्स यूज होते हैं, वहां पर पोलैरिटी बदलती रहती है, 1 सेकंड में 50 बार पोलैरिटी बदल जाती है, सॉरी। तो उस समय हमें बहुत जल्दी जल्दी वैल्यूज बदलनी होती है, वहां पे हमें रिटेंटिविटी भी नहीं चाहिए होती है, कोएर्सिविटी भी नहीं चाहिए होती, तो वहां पे ये दोनों वैल्यूज कम होनी चाहिए। ओके, इसका सवाल एक ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन की क्या खास बात होती है कि उसकी लो रिटेंटिविटी एंड लो कोअर्सिव फोर्स उसमें होता है, इसीलिए सी हमारा आंसर हो जाता है। इसीलिए हम
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सॉफ्ट आयन से बनाते हैं। कई किताबों में इसका आंसर डी दिया हुआ है लेकिन वो गलत है। करेक्ट आंसर इज सी। अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनानी होती तो हम हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी यानी कि बी ऑप्शन को यूज करते फॉर परमानेंट मैग्नेट। इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, जो भी मैग्नेटिज्म एंड मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन नीट में आज तक पूछे गए हैं। प्लीज़ फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। मेरे प्लस कोर्सेज लॉन्च होने ही वाले हैं तो उनको भी आप ज्वाइन करना। फ्री स्पेशल क्लासेस भी बहुत सारी होती हैं। अपना फ्री प्लान अनलॉक करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, यूज़ करो मेरा कोड VIKRANT। आप मेरी एग्जिस्टिंग क्लासेस को भी देख सकते हो और कलरफुल नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है bit.ly/physicsendgame पे। आ जाओ अनअकैडमी पे, लाइव पढ़ेंगे। यूज़ माई कोड विक्रांत एंड bit.ly/physicsendgame पे आ जाना।